एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का लूसेंट के ऊपर हिस्ट्री सेशन के ऊपर वीडियो लगातार बन रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी हिस्ट्री के सेकंड पेज यानी कि अब आप जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने 4 पुस्तक और उपनिषद वगैरह के बारे में लास्ट टाइम में मैंने क्लास लिया था। 3-4 जो वीडियो हमारे हैं वहाँ पर आप जो भी 6 वीडियो होंगे है ना, उन 6 वीडियो में आप जाकर देख लेंगे उसको। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। असल में देखिए, असल में टॉपिक क्या है समझिएगा कि हम लोग असल में ये कोशिश कर रहे हैं जानने का कि उस ज़माने में यानी कि एंसेंट टाइम में हम लोग अगर उस समय के चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं, चीज़ों का मतलब क्या है कि जैसे इतिहास जानना है, राजनीति जानना है, समाज जानना है, संस्कृति जानना है, तो हम कैसे जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो पहले वो 4 किताब जो धार्मिक किताब था वो मैंने आपको बताया। तो धार्मिक किताब के अंदर 2 ब्रांचेज हैं, एक आपका हो जाएगा ब्राह्मण धार्मिक किताब और एक हो जाएगा गैर ब्राह्मण धार्मिक किताबें। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण धार्मिक किताबों में आपका क्या होगा कि बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना, देखते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बना दिया। बैकग्राउंड इसलिए बनाना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, है ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि पढ़ने मन भी लगेगा और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप आपका रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको जब आप मेरे जो नेक्स्ट लेवल का जो जनरल स्टडीज़, ये तो एक समझिए कि जीके का और लूसेंट बेस्ड है। एडवांस क्लास में हम लोग जब कभी देखेंगे तो इसका मतलब आपको समझाएंगे कि अगर आप इस काम को अगर आप करके रखते हैं, बिल्डअप बना करके रखते हैं, तो होगा क्या कि बाद में जब आपको मेंस वगैरह देने का टाइम होगा तो क्या होगा कि आपको बहुत ही सहायता मिलेगा। अचानक से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा हेल्प आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो है आपका यहाँ पर क्या है, बौद्ध, जैन और साहित्य। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो बौद्ध, है ना, तो देखेंगे कि बौद्ध के बारे में, है ना, या बौद्ध धर्म के से संबंधित चीज़ों के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, तो जातक कथा से हमको पता चलता है ना। ये किताब लिखा हुआ है जातक कथा। तो जातक कथा से किसके बारे में पता चलता है, तो जातक कथा से हमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। पूर्व जन्म की कहानी का मतलब कि गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म लेने के पहले उनका क्या स्थिति वगैरह था। हम लोग जानते हैं 7 जन्म के बारे में हम लोग का बिलीव होता है। तो वो 7 जन्म में, तो पूर्व जन्म में वो क्या थे उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। उसके बाद देखेंगे कि कथा वस्तु है ना, एक और पुस्तक है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है कि बताइए कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है, पूर्व जन्म की जो कहानी होगी या जानकारी जो होगी वो किस पुस्तक से मिलेगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोल देगा जातक कथा से, कथा वस्तु से, आगम से, है ना, अर्थशास्त्र से, राजतरंगिणी से। तो आप जवाब दे सकते हैं ना एक प्रश्न का उत्तर कि पूर्व जन्म की जो कहानी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जातक कथा से। दूसरा आपका क्या है, कथा वस्तु। कथा वस्तु से क्या पता है, तो जीवन चरित्र, है ना, क्या पता चलता है, कथा वस्तु जो पुस्तक है। और देखिए एक और क्वेश्चन कैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या देगा, क्या ऑप्शन दे देगा आपका आगम, है ना, आपको दे देगा क्या नाम है कि कलहन का राजतरंगिणी, है ना, आपका मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो अब देखिए आपको ये पता चल गया यहाँ से कि जातक कथा हो गया या कथा वस्तु हो गया वो बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें देता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो क्या पता चला, कथा वस्तु से बुद्ध के जीवन चरित्र, इस पर फोकस रखेंगे, है ना। और फिर एक क्वेश्चन ये होगा कि बताइए कि ये जो पुस्तक है कथा वस्तु वो किस संप्रदाय से बिलोंग करता है। जैसे आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म के भी क्या है कि दो विभाजन हुए थे, एक को आपको बोलते हैं हीनयान और दूसरे को बोलते हैं हम लोग महायान। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तो यहाँ पर से आपको अगर हीनयान महायान आपको डाल देगा और जैन साहित्य से भी जो है श्वेतांबर दिगंबर डाल देगा, पूछ देगा कि बताइए कि कथा वस्तु इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान, महायान, आपका श्वेतांबर, दिगंबर। तो आप देखिए आपका ये प्रश्न आप उत्तर यहाँ से देख सकते हैं कि हीनयान से संबंधित है। तो हीनयान से कौन संबंधित है, कथा वस्तु। ठीक है, तीसरा देखेंगे जैन साहित्य। आपको पता होना चाहिए कि जो जैन साहित्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगम कहते हैं, है ना, आगम। जैसे हर कोई अपना अपना धार्मिक किताब होता है, अपनी पुस्तकें होती हैं, तो यहाँ पर भी क्या है कि धार्मिक किताब जो है जैन साहित्य का उसको हम लोग क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो आगम है तो एक पुस्तक है, जैन साहित्य हम पढ़ रहे हैं ना, जैन साहित्य किताब का नाम नहीं है, हम बस ये पढ़ रहे हैं जैन साहित्य में एक किताब है जिसका नाम है कल्पसूत्र, है ना। जैन साहित्य में एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र में किसके बारे में पता चलता है, महावीर के बारे में पता चलता है। ठीक है, महावीर के जो जन्म वगैरह जो भी जो उनकी स्थिति रही होगी उसके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है,
देखेंगे कि एक और खास बात कि पूछ देगा, बताइए कि कल्पसूत्र जो है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई थी। तो याद रखिएगा कि एकमात्र जैन साहित्य है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है ना, एकदम याद रखिएगा। देखिए एक्सेप्शंस और क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा, जो अपवाद होते हैं वही प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको कल्पसूत्र जो कि संस्कृत भाषा में हुआ करता था, महावीर स्वामी के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्र। आपको इसके बारे में मालूम होगा कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ था। हो सकता है कि वहाँ पर नाम बदल दे, चाणक्य की जगह पर आपको क्या दे देगा, तो विष्णुगुप्त दे सकता है। क्या दे देगा, विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त भी किसका नाम है, चाणक्य का ही नाम है, ठीक है। और क्या नाम है, एक चाणक्य और एक कौटिल्य, एक और नाम क्या है इनका, कौटिल्य। तो इसलिए गड़बड़ाएंगे नहीं, 3 नाम है, कौटिल्य बोल देगा, विष्णुगुप्त बोल देगा, ठीक है, या चाणक्य बोल देगा। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। नील, नीतीश, मुकेश, आपको मालूम होगा तीनों एक ही एक एक्टर है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि तीनों एक ही हैं, है ना, कलहण। तो राजतंत्रिणी, सॉरी, अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा जो लिखा हुआ था वो असल में किस विषय पर था, तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र जो था वो इकोनॉमिक्स बेस्ड नहीं था, यानी कि उसमें इकोनॉमिक की जानकारी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। वहाँ पर हमें जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है, तो वहाँ पर हमें राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। किसकी जानकारी मिलती है, राजनीति के। और किस काल के बारे में, जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। बल्कि कहानी बहुत सारा लंबा है तो उतना भी हम नहीं जाएंगे, चूँकि लुसेंट बेस्ड है तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस एक मोटा मोटी बात समझा देते हैं। चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के पीछे आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त का, ये कौटिल्य का हाथ था, है ना, चाणक्य का हाथ था। तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थशास्त्र में जो काल होगा, मतलब कि जो डायनेस्टी, जिस वंश के बारे में लिखा जाएगा वो मौर्य काल के बारे में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि राजतरंगिणी, है ना। तो राजतरंगिणी जो था वो जो है किन्होंने लिखा था, तो वो लिखा था कलहण ने, है ना, याद रहेगा। राजतरंगिणी किसने लिखा था, कलहण ने, ठीक है। इसका जो असल में एक बहुत ही अच्छी किताब है, किस मामले में, इतिहास के मामले बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, चूँकि बिल्कुल क्रमबद्ध, क्रम का मतलब होता है कि डेट वाइज बिल्कुल ये लिखा हुआ है, क्रमबद्ध इतिहास का लेखन। तो इतिहास के मामले में अगर बहुत सारी किताब का अगर आप पूछेंगे कि विच बुक इज टॉप इन द टॉप, तो आप बोल देंगे कि राजतरंगिणी जो है बहुत अच्छी जो है सो किताब है इतिहास लेखन में, है ना। तो इसमें जो इतिहास लिखा हुआ वो किस क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ, तो ये जो इतिहास राजतरंगिणी में लिखा हुआ है वो कश्मीर के मामले में, कश्मीर के बारे में, यानी कश्मीर के इतिहास। आप सीधा सा 100 क्वेश्चन के रहेगा, बताइए कि कश्मीर का इतिहास, है ना, किस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो एकदम आँख बंद करके क्या कर देना है कि राजतरंगिणी आपको उसमें टिक आउट कर देना है, ठीक है। ऑप्शन आपको बहुत सारा दिया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कि कब से कब तक, तो इसमें बिल्कुल आरंभ से, जब भी कश्मीर बना था, है ना, तब से लेकर के क्या नाम है कि 12वीं सदी तक के बारे, है ना, मतलब कि इसका जो इतिहास का समय दिया हुआ है, जो टाइम है वो आरंभ से लेकर के 12वीं सदी तक जो है सो क्या है कि इतिहास लिखा हुआ, ठीक है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिएगा कि बताइए कि आपका श्रीनगर, है ना, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देंगे। देखेंगे नेक्स्ट चचनामा, है ना। तो चचनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अब देखेंगे। ये तो हो गया साहित्य अन्य। अब हम लोग आगे बौद्ध एवं जैन साहित्य के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अन्य साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अगर मेंस में ये अगर कल को लिखना पड़ेगा तो इतना सारी किताब याद रख लीजिए, ताकि आपको क्या होगा कि जो पूछेगा कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है, किस बेस पर इतिहास लिखा गया, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से यहाँ से इन सब को उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे चचनामा किसके द्वारा लिखा हुआ, तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया, है ना। और किसके बारे में, अरबों ने जब सिंध पर विजय किया था, है ना, अरबों ने जब सिंध पर विजय किया था तब जाकर के ये किताब जो है सो चचनामा लिखा गया था अली अहमद के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे अष्टाध्यायी जो था वो किसके द्वारा लिखा गया, तो पणनी के द्वारा लिखा गया, है ना। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया, पणनी के द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। असल में क्या है कि ये संस्कृत व्याकरण ही है ना, क्या है ये, यही आपसे क्वेश्चन करेगा, बताइए कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो संस्कृत व्याकरण है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो कल्पसूत्र है, मैंने बोला संस्कृत भाषा में है, तो ऐसा मत करिएगा कि उसको व्याकरण समझ आएगा, व्याकरण एक अलग है। आपको मालूम है इंग्लिश ग्रामर आप लोग बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं, है ना, पूरा जी एकदम, है ना, डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इंग्लिश ग्रामर के
बाकी कुछ पढ़ाई हो ना हो, इंग्लिश ग्रामर जरूर आना चाहिए, ठीक है। अपना अपना पसंद है, वो करना भी चाहिए। तो संस्कृत व्याकरण जो है वो किसमें है? पढ़नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी में है। और एक खास बात क्या है कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग, लिपि आप जानते हैं ना, लिपि बोलते हैं लेखन शैली, जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं तो क्या है, ये लिपि है, लिखने का तरीका। उसी तरह से कुछ और भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश रोमन है, तो लिखने की शैली है, लेखन शैली है। तो लिपि जो है सबसे पहली बार जो है वो कहाँ पर? अष्टाध्यायी में ही जो है सो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें किस विषय में पता चलता है, तो पता चलता है इसमें मौर्य के पहले के इतिहास। आप बोलेगा कि इसमें है व्याकरण और आप बता रहे हैं कि इसमें इतिहास मिल रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब हम कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं, आपका मान लीजिए फिजिक्स ही पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में इतिहास नहीं होगा। अब हम बताएंगे कि डायनासोर आज से 6 करोड़ साल पहले था, तो 6 करोड़ साल पहले जो बोला तो इतिहास हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ज्योग्राफी में अगर हम बोलेंगे कि ये इसके बारे में क्या नाम है, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी का निर्माण, है ना। तो पृथ्वी के निर्माण या पत्थर और चट्टानों के बारे में लोग पढ़ेंगे तो नहीं बताएंगे कि आज से लाख इतना साल लाख, या हिमालय पर्वत आप ज्योग्राफी में पढ़ दिए तो बोलेंगे ना कि हिमालय पर्वत जो है वो टेथीस सागर को, है ना, के जगह पर हुआ करता था, आज से 6 करोड़ साल पहले जो है जो भी समय था तो उस समय ये, है ना, बना था। तो खैर, तो इसी वजह से क्या होता है कि व्याकरण जो होता है, इतिहास जो बता रहे हैं उसमें इसी संबंध में इतिहास भी आया है ना। और ये किस बारे में? तो मौर्य युगीन, है ना, किसके बारे में बताया? तो मौर्य युगीन के बारे में, मतलब कि मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन दोनों का इतिहास बताता है। मौर्य के समय का भी और मौर्य के पहले का भी बताता है। गार्गी संहिता जो है वो लिखा हुआ कात्यायन के द्वारा। गार्गी संहिता किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा। और इसमें क्या है, तो ये जो है देखिए, इसका सब्जेक्ट था व्याकरण और इसका सब्जेक्ट है ज्योतिष, है ना। ये याद रखिएगा कि गार्गी संहिता जो है वो ज्योतिष ग्रंथ है। और ये जो है इसमें जो बात लिखा हुआ है वो यवनों के द्वारा जो आक्रमण वगैरह जो हुआ था, है ना, तो उसके बारे में जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ। अब बताइए, फिर बोले कि ज्योतिष है तो फिर यहाँ पर यवन कैसे आ गए? तो ये पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखेंगे कि योग दर्शन का, तो बात कर रहे थे कि योग दर्शन के बारे में। तो योग दर्शन में हम जानते हैं कि पतंजलि, है ना, पतंजलि जो थे हमारे, तो इन्होंने जो है सो पतंजलि जो थे उन्होंने एक योग दर्शन लिखा था। क्या लिखा था? योग दर्शन, ठीक है। मतलब योग दर्शन लिखा था इन्होंने। योग आप जानते हैं कि आज भी वर्तमान में बाबा रामदेव का पतंजलि, है ना। तो पतंजलि असल में किससे संबंधित है? योग से संबंधित, तो उन्होंने भी नाम यहीं से लिया है। तो पतंजलि जो थे वो क्या दिया था उन्होंने? तो योग दर्शन दिया था। और वो किसके समय में थे? तो वो जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, है ना। ये उनके पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि था, है ना। पुरोहित का यहाँ पर मतलब है एडवाइज़र। जो भी पुष्यमित्र शुंग जब भी कोई डिसीजन लेता था, राजा से मतलब के राजनीतिक डिसीजन लेता था, तो वो पतंजलि से क्या करता था? कंसल्ट करता था, एडवाइस लेता था। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये किस समय का आपका इतिहास बताएगा? तो पुष्यमित्र शुंग के ही समय का इतिहास बताएगा। चलिए, तो अब इधर आते हैं और देखेंगे कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ये तो होगी पुस्तक, है ना। इतिहास के बारे में अगर आपसे ऐतिहासिक स्रोत पूछेगा तो ऐतिहासिक स्रोत में आप क्या बताएंगे कि ये ऐतिहासिक स्रोत पर पहले बोलेंगे साहित्य के 2 ब्रांच। एक आपके हो गए कौन? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। आपका ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक वगैरह, है ना, उपनिषद पढ़ लिया। उसके बाद गैर ब्राह्मण धर्म के पुस्तक जो होंगे, साहित्य होंगे, उसमें हम लोग देखेंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। तो ये साहित्य वाला किताब वाला मामला खत्म हो गया, ऐतिहासिक जानकारी वाला स्रोत के मामले में। अब उसके बाद आएगा, अब विदेशी यात्रियों से हमें क्या मिलेगा? भारत का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा नाम आपका होगा मेगास्थनीज। आप मालूम है कि मेगास्थनीज जो है सो जो सेल्यूकस निकेटर का, जब अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया था उसने, तो उसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को सेल्यूकस निकेटर को दे करके वो वापस चला गया था अलेक्जेंड्रिया। और वहाँ पर फिर इसके बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था कि अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। मेगास्थनीज कहाँ से बिलोंग करता था? वो यूनानी था। और उसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका में उसने क्या किया? इंडिका में उसने 7 प्रकार के समाज का, है ना, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के समाज का विवरण वो देता है, मगर इसमें वो दास के बारे में नहीं बताता है। किसके बारे में नहीं बताता है? उसमें वो 7 प्रकार के समाज का विवरण देता है, मगर वो दास के बारे में नहीं बताता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक में दास के बारे में जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा।
उसके बाद एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, है ना, सी छूट गया है, एरिथ्रियन सी। तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है, इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अज्ञात लिखा है। असल में अज्ञात जो है वो कोई राइटर का नाम नहीं बल्कि मालूम ही नहीं है ना। यहाँ पर अज्ञात का मतलब है अननोन, है ना, यानी कि ये जो पुस्तक है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। लेकिन फिर भी एंशिएंट टाइम के बारे में हमें जो इतिहास हम लोग जानते हैं उसमें ये पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी का बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इनके अलावा जो विदेशी यात्रियों में जो है यूनानी वगैरह के अलावा आप क्या होंगे कि चीनी लेखकों का फिर आप जो है सो यहाँ पर आगमन होगा, है ना। उनमें से एक पहला जो होगा फाहियान। फाहियान पूछता है किसके समय में वो आया था, तो याद रखिएगा फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था और उसने जो है किस क्षेत्र के बारे में बताया था, तो उसके इतिहास लेखन में क्या था कि मध्य प्रदेश के जनता के बारे में बताया गया था, वहाँ के जो संस्कृति भाषा इन सब के बारे में बताया था। वो बताता है कि एमपी के जो लोग हैं, मतलब उस वक्त एमपी शब्द नहीं बोल रहा होगा लेकिन मध्य क्षेत्र है ना, मध्य क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हुआ करते थे, उनकी संस्कृति काफ़ी रिच थी। इस तरह से वो काफ़ी बातें बताता है। वो पूरे टोटल भारत में जो रहता है वो करीब 14 वर्ष तक रहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एक राइटर है संयुगन, है ना, जो कि भारत में 518 ईस्वी में आता है और वो किस संबंध में अपना व्याख्या देता है, तो वो बौद्ध धर्म का, असल में उसका आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। और वो कितने दिनों तक रहता है, तो वो 3 वर्ष तक भारत में रहता है, ठीक है। जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यात्री है उसका नाम है हेनसांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। तो ये जो भारत में आया था तो वो किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। याद करने का तरीका ये है कि हाँ से हर्षवर्धन, हाँ से हेनसांग, है ना, एच, है ना, कैसे H इज इक्वल टू H, हाँ से हर्षवर्धन, हार से हेनसांग। कब आया था, तो 629 से लेकर के 645 ईस्वी के दौरान ये रहा था, करीब 15 साल 16 साल तक ये भारत में रहा था। तो ये भी आपको डेट बिल्कुल याद करना है। हेनसांग के बारे में जो भी लिखे बहुत अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है ना। और इसका जो विवरण मिलता है, जो यात्रा के विवरण जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो हमें CUK से मिलती है ना। इसका जो यात्रा विवरण या कह ली कि इसने जो किताब लिखे थे उसका किताब का नाम क्या है, CUK, ठीक है। उसके बाद जो एक और यात्री है इत्सिंग, इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये 7वीं शताब्दी में भारत में आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अरबी लेखक है। अरबी लेखक में जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक अलबरूनी है। अलबरूनी जो है वो कब आता है भारत में, तो ये भारत में आता है गजनवी के साथ, महमूद गजनवी, है ना। महमूद गजनवी हम लोग पढ़ते हैं 1175 वगैरह से जो है सो इसका आक्रमण यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, 1191 और वगैरह में, और बाकी देखेंगे तो खैर। तो उसके बाद देखेंगे कि गजनवी के शासनकाल में आता है, ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं ना, तो फिर बात बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चला जाता है। तो अलबरूनी किसके समय में आया था, वो पढ़ाएंगे, ये नहीं बोल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अगर जहाँ पर जो ज़रूरत होगा, अभी हम लोग चूँकि लूसेंट बेस पर हैं तो लूसेंट पर ही अभी रहेंगे, तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगा। फिर चूँकि हम लोग हैं, देखिए अब UPSC BPSC क्लास लेने वाले हैं तो होता क्या कि अंदर से हिलोरा मारते रहता है ना, कि बहुत अच्छा से व्याख्या करके बताने में। तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ अगर फाहियान के बारे में ही बताना शुरू कर देंगे तो लगता है कि 2 दिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 घंटा तो ज़रूर आपका फाहियान के बारे में सिर्फ आपका लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे। तो अलबरूनी जो था वो कब था, गजनवी था, और इसने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम था किताबुल हिंद, या इसका हो सकता है किताबुल हिंद की जगह पर ये दे दे तहकीक हिंद, है ना। तो दोनों इसी ने ही लिखा था, तहकीक हिंद भी अगर बोलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो उसने जो किताब लिखा था अलबरूनी ने, उसको क्या किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद एक और जो है यात्री था जो इसका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो किताब लिखा था उसका नाम है रहला, है ना। और ये रहने वाला कहाँ का था, तो ये मोरक्को का रहने वाला था। और भारत में जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है। भारत में कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो लूसेंट का हमारा जो यात्रा वृत्तांत वाला जो चैप्टर है ना, वो समाप्त हो गया है। और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब पुर्तगाली वगैरह जो भारत में आएंगे, अंग्रेज लोग भारत में आएंगे, उस समय वहाँ क्या स्टेटस था, क्या स्थिति था भारत में, तो वो हम लोग देखेंगे। मतलब लेखन, इतिहास लेखन के मामले में अभी हम लोग तुरंत आ नहीं रहे, अभी तो हम लोग को हड़प्पा सभ्यता और पूरा ऋग्वैदिक सभ्यता वगैरह सब कुछ पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, तो फिलहाल तो इसी के साथ सभा समाप्त किया था। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको इसी के ऊपर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।